ओम शांति। 18 जनवरी 1973। परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो, तब यह वर्ष विनाश की वर्षा लाएगा। एक वर्ष का समय दे रहे हैं, जो कि फिर यह उल्हाना न दे कि हमको क्या पता। एक वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। तो व्यक्त मुरली है 18 जनवरी 1973 की। बाबा कह रहे हैं परफेक्ट अर्थात डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो, तब यह वर्ष क्या करेगा? विनाश की वर्षा लाएगा। एक वर्ष का समय दे रहे हैं, जो कि फिर यह उल्हाना न दे कि हमको क्या पता। एक वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। तो बाबा कह रहे हैं सारे डिफेक्ट मिटा दो और परफेक्ट बनो। कितने वर्ष में? एक वर्ष में। फिर यह वर्ष क्या लाएगा? 73 विनाश की वर्षा। एक वर्ष का समय दे रहे हैं, ताकि फिर कोई उल्हाना ना दे कि हमें पता नहीं। तो परफेक्ट अर्थात सभी डिफेक्ट से परे इस वर्ष में परसेंटेज जो है उसको मिटा देना और परफेक्ट बनना, ताकि फिर यह वर्ष विनाश की वर्षा लाएगा। विनाश की वर्षा क्या होता है? विनाश की वर्षा, रेन ऑफ डिस्ट्रक्शन। अभी भी कुछ कुछ चालू है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी विनाश की वर्षा होगी, और उसके पहले सारे डिफेक्ट मिटा दो, और उसके पहले सारी परसेंटेज मिटा दो, और उसके पहले परफेक्ट बन जाओ, और उसके पहले फिर ये जो उल्हाना है दुनिया वालों का हमको क्या पता, इसको मिटा दो। तो ऐसे श्रेष्ठ प्रारब्ध के निमित्त बनो। तो यहाँ बाबा विनाश के विषय में कह रहे हैं। आज भी कहा है विनाश के लिए कि विनाश ऐसा होगा कि कोई क्रियाक्रम करने वाला नहीं बचेगा। कौन किसका चिंतन करे, कौन किसको आग देगा, कौन किसको अग्नि देगा, कौन किसका चिंतन करेगा, इसके लिए तुम क्या करो? अभी से क्या करो? तुम अभी से सबसे छुट्टी ले लो। कौन सी छुट्टी? हम जा रहे हैं, अभी से सबसे छुट्टी ले लो। सबसे छुट्टी ले लो। रो रो के फिर सदा के लिए हंस पड़ेंगे। रो रो के फिर सदा के लिए हंस पड़ेंगे। तो विनाश की बातें यहाँ बाबा कह रहे हैं। बहुत समय से अव्यक्त मुरलियों में विनाश की बातें आई नहीं है, परंतु 73 की ये वाणी है जिसमें बाबा कह रहे हैं कि विनाश की वर्षा होगी। क्या होगी? विनाश की वर्षा होगी। जापान का उदाहरण दिया है आज कि कोई बचा नहीं वहां पर भी। कौन किसका क्रियाक्रम करेगा? तो भगवान तो बहुत समय से कह रहा है विनाश के विषय में, सृष्टि परिवर्तन के विषय में, परंतु ऐसी बहुत सारी बातें अभी सामने है
जिसमें विनाश की ये सारी बातें बताई गई है, दिखाई गई है। यह बहुत सारी चीजें सामने आ रही है जो ये बता रही है कि विनाश अवश्यंभावी है। निकट भविष्य में वो सारे आसार दिखाई दे रहे हैं जिससे कि यह महाविनाश होगा। साइंटिफिक बहुत सारी थियरीज है कि जिसमें कहा जा रहा है कि सृष्टि का विनाश किस किस तरह से होगा। उसमें बताया जा रहा है कि अभी जो कुछ चल रहा है वो और लंबा समय नहीं चलेगा। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां, प्रिडिक्शंस हो चुकी है, बहुत सारी गलत साबित हुई है, परंतु अभी भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। बहुत सारे धर्मक शास्त्रों में इस तरह की बातें लिखी हुई है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम लाइक अ थीफ। विनाश का वो दिन आएगा, किस तरह आएगा? चोर की नाई। द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम लाइक अ थीफ एंड द हेवंस विल बी मूव्ड लाइक अ रोर एंड एलिमेंट्स will be destroyed completely and the earth and its work will be burnt up। कहा है ये जो आसमान है, गड़गड़ाहट होगी आसमान में और आसमान फटेगा। वो दिन आएगा, चोर के मानिंद आएगा, छुपके से आएगा। ये जो धरती है और उस पर चल रहे हुए जितने कार्य है, all will be burnt up। ये जो एलिमेंट्स है, तत्व जो है 5, ऑल द 5 एलिमेंट्स वुड बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। ऐसा बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणी है, पर ये एक मुख्य भविष्यवाणी है पीटर में चैप्टर 3 वर्स नंबर 10। तो इस तरह की बहुत सारी भविष्यवाणियां इधर भी और उधर भी, पश्चिम पाश्चात्य दोनों जगह पर बताई गई है। परंतु अभी वर्तमान में, ये तो पुरानी बातें हैं, वर्तमान में भी बहुत सारी बातें सामने हैं। लगभग ऐसी 7-8 चीजें हैं जिस आधार से सृष्टि का विनाश होगा। यहाँ 73 में बाबा कह रहे हैं विनाश की वर्षा होगी। अभी बहुत समय से विनाश के विषय में शायद कुछ कहा ही नहीं है। पिछली 10 साल की अव्यक्तवाणियों में कम से कम चीजें हैं। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारी बातें बताई है कि किस तरह से विनाश होगा, किस तरह से रक्त की नदियां बहेगी, किस तरह से मौत का बाजार गर्म होगा, किस तरह से होलसेल मौत होगी, किस तरह से सारी दुनिया कब्र दाखिल होगी, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, किस किस तरह से होगा, कैसे चारों तरफ हाहाकार होगा, महाप्रलयंकारी विनाश होगा। तो ये सारी चीजें कैसी होगी? वैज्ञानिकों ने बहुत सारी बातें इसलिए बताई है। कब्र दाखिल हो जाएगी, भिन्न भिन्न धर्मों में जो कहा है, द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ द जजमेंट, कयामत का समय, द लास्ट डे ऑफ जजमेंट, विनाश का दिन, अलग अलग चीजें बताई है। तो सृष्टि कब्र दाखिल होगी। कल की मुरली में क्या कहा था, किस वजह से कब्र दाखिल होगी सृष्टि? कल की वाणी माया, और कल की वाणी में था ये सृष्टि कब्र दाखिल हुई है। किस वजह से ये दुनिया कब्र दाखिल क्यों हुई है? क्यों? कल ये दुनिया कब्र दाखिल हुई है किस लिए? विष, पॉइजन, विष ने इस दुनिया को कब्र दाखिल किया है। कल काम विकार को बाबा ने पॉइजन कहा है। हलाहल विष से भी भयंकर समुद्र मंथन से निकला था विठल भाई, उससे भी महाभयंकर है। देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था।
बाकी तो सबने ले लिया, विष लेने को कोई तैयार नहीं था। तो सबसे पहला जो चीज है जिससे सृष्टि का विनाश हो सकता है वो कहा है एस्टेरॉइड अटैक, उल्कापिंड। एस्टेरॉइड अटैक हो सकता है। ऐसे अटैक बहुत सारे हुए हैं। 2013 में साइबेरिया में ऐसा एक अटैक हुआ था कि ऐसा एक उल्कापिंड आया और वो गिरा और उसमें लगभग 1600 लोग मर गए थे एक साथ। अगर ऐसा कोई एस्टेरॉइड बड़ा आता है, क्योंकि धरती यहाँ है और ऐसी बहुत सारी चीजें घूम रही है इर्द गिर्द, और वो कभी भी आके पटक सकती है धरती पर। अगर वो छोटी सी है तो ठीक है, पर अगर बड़ी आके गिर जाए तो बहुत जबरदस्त डैमेज हो सकता है वो एरिया का, और फिर उससे दूर दूर बहुत कुछ, और उसके बाद भी कैंसर की बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां। तो एक जो चीज बताई है जिससे विनाश हो सकता है या होगा, वो बताया एस्टेरॉइड अटैक। एस्टेरॉइड अर्थात उल्कापिंड, ऐसे टुकड़े कुछ ग्रहों के जो आके इससे टकराए इस धरती को और तहस नहस कर दे धरती के इकोसिस्टम को, यहाँ की मनुष्य जाति को, मनुष्यता को। तो एक तो एस्टेरॉइड अटैक है। दूसरा बताया है एलियन अटैक। एलियन अटैक ऐसी कुछ कुछ उड़न तस्करियां मॉस्को रशिया में दिखी गई है। मिस्टीरियस FPO, फॉरेन अनआइडेंटिफाइड फॉरेन बॉडी, UFO, जिसको पहले सॉसर कहते थे, फ्लाइंग सॉसर, फिर उसको अभी FUO कहते हैं। ऐसी कुछ बॉडीज कि उसके कहा गया कि ऐसे कुछ लोग जो बाहर रहते हैं, बाबा ने तो कहा धरती पर ही केवल मनुष्य है, बाकी और कहीं पर कुछ नहीं है। परंतु ऐसे एलियन अटैक, वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा एलियन अटैक अगर हो जाए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बहुत शक्तिशाली लोग रहेंगे कि उसके वजह से धरती खत्म। हम एलियन बनकर आएंगे। तो ये तो चलो एक संभावना है मुख्य बताई जो है एस्टेरॉइड। तीसरी जो बात है वो है सोलर स्टॉर्म अर्थात जैसे मार्स प्लैनेट को हुआ है, धरती से इसको स्नीजिंग ऑफ द सन कहा जाता है। छींकना किसका? सूरज का। स्नीजिंग ऑफ द सन, सूरज जब छींकता है मतलब सूरज से अग्नि की लपटें निकल रही है, इतनी ज्यादा निकल रही है उसको जुकाम जो हो गया है वो अगर बढ़ गया उसका जुकाम तो जैसा मार्स प्लैनेट पूरा रेड हो गया है, जलता आग का गोला, वैसी धरती जो है उस पर भी ये सोलर स्टॉर्म होगा और यहाँ की जितनी जाति है, सारा कुछ जो है धरती का सब कुछ नाश हो जाएगा यदि ये सोलर स्टॉर्म बढ़ता गया तो तीसरी जो बात बताई है वो है सोलर स्टॉर्म। चौथी जो बात बताई है वो है मीथेन बेड जो है, समुद्र जो होते हैं ना उसमें मीथेन होता है, नीचे मीथेन बेड। यदि ये मीथेन बेड बस्ट हो जाए तो सारी मीथेन गैस बाहर निकलेगी समुद्र से, और ये मीथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट और फिर धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग और धीरे धीरे जो ध्रुव है धरती के और वहां जो बर्फ है वो बर्फ पिघलनी चालू करेगी और इतनी पिघलेगी वो बर्फ कि वो सारा पानी शहरों में घुसेगा। तो ये जो मीथेन बेड बस्ट है ये बहुत सारी चीजें अब तक जो हुई है उसको एक्सप्लेन करता है कि बहुत सारी 96% बहुत समय पहले एक्सटिंक्शन हो गया था, खत्म हो चुका था। धरती के समुद्र के अंदर के जीव सारे के सारे नष्ट हो गए थे। ऐसा एक बार ये मीथेन बेड बस्ट हुआ था, वो तो कहते हैं कई सालों वर्ष हुआ था,
बहुत बहुत सालों पहले एक बार जो हुआ है, उसके वजह से सारा जो अंदर का एक बार नष्ट हो चुका था, अंदर का और बाहर का भी। ये जैसे मीथेन, सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसमें मीथेन एक गैस है, फिर धीरे धीरे ये ओजोन जो है उसको नष्ट करेगा और बहुत सारा इसकी वजह से होगा कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। वैसे भी नासा ने कहा है कि धरती का जो टेम्परेचर 1880s में जो टेम्परेचर था, ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर वो 0.8 से बढ़ गया है। ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर जो 1880s में था और अब जो वर्तमान में है, और ये ऐसा ही बढ़ता जाए टेम्परेचर तो धीरे धीरे बर्फ पिघलनी चालू हो जाएगी, और बर्फ जब पिघलनी चालू होगी तो सारा का सारा पानी किधर जाएगा? शहरों में। तो मीथेन बेड बर्स्ट। पांचवा है जिसकी वजह से संभव है विनाश, वो है सुपर वोल्केनोज। सुपर वोल्केनोज, सुपर वोल्केनोज अगर आ गए तो बस, ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल ज्वालामुखी है विश्व भर में। बाबा एक ज्वालामुखी का बहुत ज्यादा उदाहरण देते हैं। हाँ, एक बात का मुरली में, कौन सा? फॉल ऑफ पॉम्पे। वेसुवियस नाम का जो इटली में वोल्केनो था, वेसुवियस, बहुत समय पहले वो जब फटा तब फिर पॉम्पे नाम का पूरा जो शहर था रोम में, वो पूरा के पूरा नष्ट हो गया। जो ऐसे लोग थे बस वो ऐसे ही रह गए, जो वो पता भी कितना समय के बाद चला कि वेसुवियस किस तरह से फटा और किस तरह से अभी भी वो जगह तो टूरिस्ट प्लेस बन गई है। वैसे ही एक इटली में ऐसा ही एक बहुत बड़ा अभी एक वोल्केनिक स्पॉट जिसको कहेंगे, वो है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि वो अगर वो सुपर वोल्केनो हो सकता है, उसका नाम कुछ कैम्पी फ्लैगरी ऐसे कुछ नाम है, एक जगह है कैम्पी फ्लैगरी। तो वो सुपर वोल्केनो है पूरे वर्ल्ड में आज, कैम्पी फ्लैगरी। ये जो कैम्पी फ्लैगरी जगह है इटली में, दैट इज अ सुपर वोल्केनो। वो अगर हो गया तो पूरी आग बाहर आएगी और वो क्या कहते हैं उसको, लावा, सब कुछ नष्ट कर देगा धरती को। वो जैसे समुद्र की लहरें आती है ना, समुद्र है, लहरें आ रही है, वैसे लावा का समुद्र धरती पर आएगा। हीट वेव्स। तो वो लावा का समुद्र, जैसे हम यहाँ खड़े हैं और वहां से लावा का समुद्र आ रहा है। हमने एक बहुत समय पहले एक फिल्म देखी थी जिसमें पूरा वोल्केनो, उसका नाम ही वोल्केनो है शायद, तो उसमें दिखाया है कि पूरा वोल्केनो फट रहे अलग अलग जगह और समुद्र की तरह आ रहे और लोग भाग रहे। कब तक भागेंगे? वो कहाँ बचाएंगे अपने आप को और कहाँ जाएंगे? वो इतना स्पीड से आता है वोल्केनो, कहाँ चढ़ेंगे ऊपर? वो जैसे जैसे आ रहा है और जो जो चीजें आ रही वो सब पिघल रही है, सब पिघल रही है, क्योंकि वो इसका टेम्परेचर बहुत जबरदस्त होता है। तो वोल्केनो नहीं, ये सुपर वोल्केनो से। और एट प्रेजेंट ये जो कैम्पी फ्लैगरी है, दिस इज द पोटेंशियल सुपर वोल्केनो इन द वर्ल्ड। तो ये जब फटेगा, ये नक्की भी फ्रोजन वोल्केनो है। नक्की भी क्या है? फ्रोजन वोल्केनो है, कभी भी फटेगा वो। तो सुपर वोल्केनोस, दिस इज द फिफ्थ वे इन विच डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड कैन अकर, जिससे संसार का विनाश हो सकता है। ये सब विनाश की वर्षा है अलग अलग तरीकों से। उसके बाद है सिक्स्थ, ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल ऐसे कुछ होल्स है जो सक कर लेंगे, और इसमें बहुत सारी, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ये, पर इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है कि जिसमें मनुष्य निर्माण कर रहा है
ऐसी सारी चीजें कि जिसकी वजह से तापमान जो है वो बढ़ रहा है और ये ब्लैक होल क्रिएट हो रहे हैं। और ये ब्लैक होल जब क्रिएट होंगे तो ये एक विनाश का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, ब्लैक होल थियरीज। तो इसके विषय में जिसको ज्यादा पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, परंतु ब्लैक होल बनेगा। और वर्तमान समय इस धरती में एक सबसे बड़ा ब्लैक होल है। कौन सा? डिजिटल वर्ल्ड में एक सबसे बड़ा ब्लैक होल कहा जाता है। यूट्यूब इज द ब्लैक होल, सक कर लेता है, खींच लेता है। फिर है थर्ड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर। आज के ही शायद न्यूज़पेपर में या आज ही ये टेंशन। हाँ, आने वाला मतलब आ गया ऑलरेडी। दिन तो हो गया ना। टेंशन इज इंक्रीजिंग, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, उसका वो डिक्टेटर क्या नाम है उसका, जुंग कुंग, किंग जोंग उन, किंग जोंग उन। वो मानता नहीं है वो, और ट्रम्प तैयार नहीं है बैठकर कुछ सुलह करने के लिए, संधि करने के लिए। समिट कैंसिल कर दिया है, समिट आज ही। हाँ नहीं, समिट इज कैंसल्ड, हाँ कैंसिल। ऐसे चल रहा है कुछ, बट एट प्रेजेंट तो ऐसा बोला है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और ट्रम्प और सब चालू है। तो एक पोटेंशियल कारण थर्ड वर्ल्ड वॉर का ये हो सकता है, ऐसा बताया गया है। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर, तो न्यूक्लियर वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो घातक परिणाम होंगे सारे विश्व भर में, जबरदस्त परिणाम होंगे। न्यूक्लियर मिसाइल्स, सबसे बड़ा बॉम्ब जो है अभी, क्या नाम है उसका, बॉम्बा, जहर बॉम्बा, वो इतना भयंकर है कि वो अगर गिरा तो उससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर तक तो 3rd डिग्री बर्न, और वो इतना शक्तिशाली है कि 900 किलोमीटर दूरी तक, मतलब वो खिड़कियों के जो कांच है वो हिलेंगे। जहर बॉम्बा, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉम्ब इन द वर्ल्ड, जहर बॉम्बा। तो इस तरह के, हाँ जहर ही है, जहर बॉम्बा। जहर मीन्स CZAR, जहर, रशिया में जहर राजा को कहा जाता है। तो जहर बॉम्बा नाम का जो है, कितना बड़ा है उसका फोटो आप देखना, ऐसा बड़ा, उसके सामने आदमी इतना छोटा खड़ा दिखता है। वो साइज ही उसकी इतनी बड़ी है। वो तो रशिया के पास है, अमेरिका के पास अपना है, वो कहते हैं उससे भी स्ट्रांग है। पर जहर बॉम्बा इज प्रोबेबली द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉम्ब इन द वर्ल्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉम्ब इन द वर्ल्ड। उसको उठाने के लिए 900 के 800 kg का हेलीकॉप्टर लगता है। उसको ऊपर लेके जाने के लिए, इतना भयंकर है वो। उसका डिटोनेशन यदि हो जाए तो धरती का बचना बहुत, इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। वो जो हिरोशिमा के बॉम्ब थे ना, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, 2 बॉम्ब थे, उनके नाम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन। तो वो बॉम्ब तो इसके सामने बिल्कुल चिल्लर है, कुछ नहीं है, ये तो बच्चे हैं। वो तो उसी बॉम्ब ने हिरोशिमा नागासाकी को 1-1 लाख पूरा खत्म कर दिया उस समय। पर ये बॉम्ब तो उससे तो कई गुना अधिक स्ट्रांग है। तो न्यूक्लियर वॉर, आणविक युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर। किसी ने पूछा था, आइंस्टाइन से ना, हमेशा बताते हैं कि आपका थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं, फोर्थ वर्ल्ड वॉर के बारे में क्या विचार है? तो उन्होंने कहा था होगा ही नहीं, क्योंकि थर्ड में ही सारा खत्म हो जाएगा, तो फोर्थ कहां से होगा? थर्ड में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो एक जो यहाँ एक कारण है वो है न्यूक्लियर वॉर। फिर कुछ और भी कारण बताते हैं, जैसे मैग्नेटिक शिफ्ट।
मैग्नेटिक शिफ्ट इस तरह से कुछ थियरीज है कि जो कहती है कि शिफ्ट होगा मैग्नेटिक धरती के पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और वहां का टेम्परेचर 50 डिग्री से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और धीरे धीरे फिर पानी इधर आ जाएगा। तो ये भी है एक। फिर है 9th एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। पर्यावरण, उसमें लैंड पोल्यूशन, उसमें वाटर पोल्यूशन जो कर रहे हैं, लैंड पोल्यूशन जो कर रहे हैं, ये सारा डिफॉरेस्टेशन, जंगल तोड़, ये जो भी पर्यावरण के साथ किया जा रहा है वो सब कुछ एक किसी न किसी रीति से उस विनाश की ओर ले जाएगा। और एक चीज बताते हैं वो है हनी बीज, मधुमक्खियां जो होती है ना। 2008 में अचानक यूएस की 1/3 ऑफ द हनी बीज डिसअपियर्ड। क्यों डिसअपियर हुआ पता नहीं। और ये जो हनी बीज है फूड चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियां फूड चेन मेंटेन करने के लिए जब ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उनके सारे वर्कर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उनकी जो रानी है वो घूमेगी वो अपना छत्ता बनाने के लिए और उसको मिलेंगे नहीं। इसको लिंक किया गया है विनाश के साथ मधुमक्खियों को, क्योंकि टोटल फूड चेन 1/3 डिपेंड्स ऑन दी हनी बीज। बहुत बड़ी साइकिल है, उसका दिखाया है किस तरह से। हाँ, हनी बीज संसार से नष्ट हो जाएगी तो संसार नष्ट हो जाएगा। जिस तरह से हनी बीज के साथ अभी अचानक से एक्सटिंक्शन हो गया हनी बीज का 2008 में। 1/3 ऑफ द हनी बीज ऑफ यूएस कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, ढूंढते ही रह गए लोग। उधर से इधर आ गई होगी। So, extinction of the honeybees is one of the could be the potential reason for the destruction of the world. सारे संसार के विनाश का ये एक कारण बन सकता है, क्योंकि धीरे धीरे कम हो रही है वो। तो वो जो फूड चेन बताया कि कैसे फूड चेन मेंटेन होती है, वो इन पर डिपेंड करती है। बहुत बड़ा साइकिल है उसका। तो वो भी धीरे धीरे विनाश। तो ये तो संसार की बहुत सारी इस तरह की थियोरीज है कि जिसमें बताया है कि ये चीजें अगर हो गई, एलियन आ गए, शायद एस्टेरॉइड टकरा गया, सोलर स्टॉर्म हो जाए, मीथेन सी बर्स्ट हो जाए, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मीथेन इफेक्ट, और सुपर वोल्केनोज फट गए, तो उसके बाद में ब्लैक होल बढ़ गए, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर, उसके बाद में ये मैग्नेटिक शिफ्ट हो गया, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, पर्यावरण का प्रदूषण, भूमि का प्रदूषण, जमीन का प्रदूषण, उसके बाद में एयर पोल्यूशन, उसके बाद में वाटर पोल्यूशन। ये धीरे धीरे पोल्यूशन होते ही जा रहा है। फिर उसके बाद में और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें बताई है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक है, सारा इलेक्ट्रॉनिक आज जो भी है सब, वो भी एक पोल्यूशन का कारण है। उससे जो रेडिएशन और जो वेव्स निकल रही है वो सारा मिला के ये क्या करेगा, विनाश की वर्षा करेगा। बाबा कहते हैं 3 तरह से विनाश होगा। एक तो प्रकृति के 5 खिलाड़ी शांत नहीं बैठेंगे। प्रकृति के 5 खिलाड़ी तैयार है तो प्राकृतिक आपदाएं होगी। इसमें हमने एक सुपर वोल्केनो बताया, पर उसके साथ साथ फिर अर्थक्वेक्स होगा। भूकंप, भूचाल आएगा, और ऐसा भूचाल आएगा कि हजारों लाखों मरेंगे। अतिवृष्टि, बहुत बारिश, बादल फटना और फिर अतिवृष्टि होना। तो वो बादल भी फटना और अतिवृष्टि होना, रेन, टॉरेंशियल रेन्स, जैसे त्रासदी हुई थी उत्तराखंड में, या फिर सुनामी समुद्र से। तो सुनामी, 5 ही तत्व, ऊपर से क्या क्या होगा, ऊपर से क्या क्या गिरेगा, अग्नि के गोले गिरेंगे ऊपर से, अग्नि के गोले, बर्फ के गोले, ये सब एवलांच किसी न किसी तरह से हो गई। एपोकैलिप्स कहते हैं इसको, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। धीरे धीरे नई तरीकों से होगा। धरती फटेगी, समुद्रों का पानी इधप कर जाएगा भूमि को। ये मुंबई जो है, क्या होगा इसका, बिल्कुल नहीं बचेगी।
इसके लिए जिन्होंने मुंबई देखा नहीं है जाके एक बार देख लो। रमेश भाई बोलते थे मुंबई देख लो, बाद में नहीं रहेगी सतयुग में। हाँ, तो मुंबई तो पूरा चला जाएगा। तो फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, उसके बाद में चक्रवाती तूफान, वोल्केनोस, टॉर्नेडोज, टेम्पेस्ट, स्टॉर्म्स, ये सब एक एक नहीं, एक साथ अगर हो जाए, एक ही हो जाए तो क्या हो जाता है मनुष्य का हाल। एक हो जाए तो यहां एक साथ पांचों तत्व, कहीं पर फैमिन, अकाल पड़ेगा, तो कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं पर धरती फटेगी, कहीं पर ज्वालामुखी, कहीं पर ये बॉम्ब्स गिरेंगे। तो धरती का परिवर्तन होगा। हाँ, ऊपर से बारिश, नीचे घर में धरती नहीं। ऐसा कहा है कि 20 सेंटीमीटर पूरी धरती, 20 सेंटीमीटर, 20 ज्यादा नहीं, राख से भर जाएगी। उतना लेवल राख का होगा 20 सेंटीमीटर पूरी धरती में। वो भी बहुत ज्यादा है। तो किस तरह से ये सब होगा। तो एक तो प्राकृतिक आपदा है, दूसरा न्यूक्लियर वॉर, आणविक युद्ध, और तीसरा गृह युद्ध। बाबा ये 3 रीति से कहते हैं विनाश होगा, गृह युद्ध होगा। आपस में लड़ाई करेंगे हिंदू मुस्लिम सब, इसके उसके साथ। हाँ, रक्त की नदियां बहेगी। जैसे वो ट्रेन जो भारत से पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान से भारत आई थी बराबर, वो ट्रेन कैसी थी देखा था। वो ट्रेन सारे के सारे उसमें डेड बॉडीज लेकर ट्रेन पहुंची थी भारत, जो वहां से उधर से इधर से निकल के आई थी। 47 पार्टीशन। तो रक्त की नदियां क्या होती है, जरा आग बंद करके देखना जरा मन से, विजुअलाइजेशन, रक्त की नदियां। हाँ? अभी हम एक नेपाल गए थे, वहां पे एक भाई बता रहे थे कितने जानवर को काटा था एक साथ, 16,000, कितना नहीं 50,000, 50 नहीं, वो नहीं, ये तो बलि चढ़ाई थी। 50,000 क्या गाय या भैंस, पता नहीं क्या था, भैंसा। 50,000 वो सारा 50,000 मवेशी जो भी, तो उन कैटल्स, उनको एक साथ काटा गया, तो कितनी रक्त वो। तो रक्त की नदियां क्या होता है, रक्त की नदियां, वो दृश्य देख सकेंगे। बाबा कहते हैं ना कि बहुत हिम्मत वाला चाहिए वो दृश्य देख सकने के लिए। जैसे मेडिकल कॉलेज में कोई जाए तो उसको चक्कर आ जाता है, उदाहरण देते हैं ना, कोई थोड़ा सा खूनबीन देखकर। तो यहाँ तो रक्त की नदियां, और ये इतने सारे एक साथ होंगे नहीं होंगे पता नहीं, पर इसमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये तो संसार ने अपना कैलकुलेशन किया है कि ये सब हो सकता है, अभी से सोच के रखा है। तो तीनों चीजें एक साथ, और फिर 4 चीजें एक साथ होगी। एक तो विनाश 5 तत्वों से, एक, दूसरा प्रकृति के 5 तत्व, माया के 5 खिलाड़ी, पांचों ही विकार आक्रमण करेंगे आत्माओं पर। एक तो ये तो एक हो गया अभी, ये एक पूरा, ठीक है। दूसरा माया के 5 विकार, तीसरा पुराने संस्कार अटैक करेंगे, और चौथा इवल सोल्स, भटकती आत्माएं, तड़पती आत्माएं। एक साथ कहीं पर भूकंप कुछ हो गया या ज्वालामुखी फट गया और वहां पे 1000 लोग मर गए एक साथ, वो आत्माएं कहां जाएगी, किधर प्रवेश करेगी? उसमें प्रवेश करेंगे जो कमजोर है, उनमें प्रवेश नहीं कर सकती जिनका सुख संकल्प में है, उनमें प्रवेश करेगी जिनका सुख देह में है। जो देह में सुख लेते हैं, जिनको देह सुख अच्छा लगता है, तो वो आत्माएं तो विकारी संसार की भौतिक आत्माएं है, सांसारिक इच्छाएं है, उनको वो चाहिए, उसमें वो प्रवेश करेगी जो कमजोर है। परंतु जिनका सुख हायर कॉन्शियसनेस में है, स्वमान में है, जो आत्माभिमानी स्थिति में है,
देह से थोड़ा सी चेतना उठी हुई है, उनमें इस तरह की आत्माएं प्रवेश नहीं करती। तो ये चारों ही चीजें एक साथ होगी। तो ऐसा क्या होगा? विनाश का तांडव नृत्य होगा। और आत्माएं कैसी शरीर छोड़ेगी? एक साथ शरीर छोड़ेगी और कैसी जाएगी ऊपर? मच्छरों सदृश। कैसी जाएगी ऊपर? टिड्डियों सदृश। कैसी जाएगी ऊपर? मधुमक्खियों के जैसा। टिड्डियों के लिए उदाहरण दिया है बाबा ने, और मच्छरों का उदाहरण दिया है, और एक उदाहरण दिया है कोई। तीन ऐसे है कि जिस तरह से आत्मा एक साथ ऊपर जाए। शिव की बारात वो भी है, पर एक और उदाहरण है कि उस तरह से। हाँ, होलसेल मौत वो दूसरी चीज है। तो क्या सुना? 18 जनवरी 73 की मुरली थी। परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। तो परफेक्ट बनना है, स्वयं को बनाना है, स्वयं को कोई भी डिफेक्ट ना रह जाए। जाते समय स्थिति कैसी हो, ये एक बहुत चिंतन का विषय है। जब प्राण तन से निकले क्या क्या हो, कौन कौन सी चीजें हो, उसके ऊपर चिंतन करना। जब प्राण तन से निकले, मुख में क्या हो, मन में क्या हो, संकल्प में क्या हो, वृत्ति में क्या हो, दृष्टि में क्या हो, भाव कैसा हो, भावना कैसी हो, क्या संकल्प हो मन में, इमोशंस, फीलिंग, सब कुछ प्राण तन से जब निकले तब क्या क्या हो। तो परफेक्ट नहीं बना सकता, इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो। परफेक्ट अर्थात जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं। बाइबल में एक जगह लिखा है, बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। तुम्हें वैसा ही परफेक्ट बनना है जैसे तुम्हारा ईश्वरीय स्वर्गीय पिता परफेक्ट है। बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। जैसे वो परफेक्ट है, तुम भी बनो बाप समान परफेक्ट, संपन्न, संपूर्ण। तब यह वर्ष विनाश की वर्षा लाएगा। क्या लाएगा? विनाश की वर्षा। इनको याद करते रहना बीच बीच में। ये सब होने वाला है। और देखते भी रहना। तो हम पूछ रहे थे रक्त की नदियां के विषय में। रक्त की नदियां कैसी बहती है आशीष भाई? ये जो नकी में पानी दिख रहा है, वहां सोचो वहां रक्त ही रक्त भरा हो मनुष्य का। रक्त की नदियां, खूने नाहे खेल। तो परसों की मुरली में था। क्या होगा ये? खूने नाहे खेल। कोई कहे बाबा ये विनाश से मुझे डर लगता है, नहीं होना चाहिए। तो बाबा का क्या उत्तर है? अरे इस ड्रामा का नाम ही है खूने नायक खेल। किसी मूवी का नाम ही है खूने नायक खेल, और उसमें जाए और आराम से बैठे और सब अच्छे से चल रहा है, परिवार है, शादी हो गई, बच्चे हो गए और मूवी एंड भी हो गई, और नाम था खूने नायक खेल। खून तो कोई आया नहीं उसमें। तो इस ड्रामा, इस मूवी का जो नाम है 5000 साल का, इसका नाम ही खूने नायक खेल है। और तुम कहते हो कि इसमें विनाश ना हो, हमको तो पसंद नहीं है, हम अहिंसक है। आज कहा ना तुम अहिंसक हो, तुम अहिंसा की सेना हो। क्या कहा आज आशीष भाई? तुम योग, अगर 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 कौन? अमेरिका। अमेरिका सारे विश्व का मालिक बन सकती है, पर ऐसा ड्रामा में है नहीं। वो तो गायन है बंदरों की लड़ाई का, पर वैसा हो नहीं सकता। तो तुम हो योग बल की सेना, योग बल की अहिंसक सेना। हाँ ऐसा है, तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। तो तब यही वर्ष विनाश की वर्षा लाएगा। 1 वर्ष का समय दे रहे हैं, जो कि फिर यह उलाहना ना दे कि हमको क्या पता। 1 वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। तो आज की तारीख क्या है? 17 मई। 1 वर्ष में क्या क्या कर सकते हैं? क्या 17 है ना आज? हमारा एक भी 17 मई, 17th मई 2018 से 17th मई 2019 क्या करेंगे?
एक वर्ष में, एक वर्ष का प्लानिंग बनाना है। बाबा कह रहे एक वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। एक वर्ष में कोई एक कड़ा संस्कार जो है, जो बिल्कुल ही सब कुछ कर लिया, ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ी पुरुषार्थ की, सब कुछ करने के बाद भी जा नहीं रहा है, क्या उसके लिए काम करना है। फॉर एग्जाम्पल रोना रोने का संस्कार, सब कुछ कर लिया पर रोना जाता नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। उस संस्कार को आइडेंटिफाई करो, वो कौन सा संस्कार है, और उसकी एक वर्ष की प्लानिंग बनानी। 17 मई से 17 मई 1919 हर एक को एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनानी होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनानी होती है, एक इंस्टेंट प्लानिंग, आज की, आज दिन में क्या करना है उसकी प्लानिंग, एक हफ्ते में क्या करना है या टारगेट, ये थोड़ी लंबी प्लानिंग है कि इसका भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि एक लंबी प्लानिंग ये हो 6 मास की या 1 साल की। तो बाबा कह रहे 1 साल भी क्या है, अनेक वर्ष की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। तो क्या स्वयं की कमजोरियों को समाप्त करने की प्लानिंग बनाओ। तो ये प्लानिंग बनानी है, एक थोड़ी लंबी प्लानिंग भी चाहिए। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, शेड्यूल सेकेंड क्वाड्रेंट में डालो उसको। आइजनहावर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के सेकेंड इसमें डालो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु अर्जेंट नहीं है, अभी अभी करना नहीं है, ये लंबा प्लानिंग है। इसका थोड़ा थोड़ा चालू रहे बैकग्राउंड में कि ये करना है, ये करना है, और जैसे ही कभी बीच में खाली समय मिल जाए, अचानक से एकदम से लॉटरी लग जाए, एकदम छुट्टी आ जाए या कुछ आ जाए, एकदम कुछ नहीं है, तो उस टाइम पे सबको होमवर्क दिया जा रहा है और अचानक से हम छूट गए, ऐसा जब दिन आ जाए एक दिन उस टाइम पे वो जो टाइम है उसको सफल करना है। अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, प्लान अहेड। इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन नोआ बिल्ट द आर्क। हमारी पीएसएम की किताब में एक चैप्टर के ऊपर ये लिखा हुआ था कि इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन नोआ बिल्ट द आर्क। प्लान अहेड, प्लानिंग करना है। भारत में बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम है, टीबी का नेशनल प्रोग्राम, एड्स का नेशनल प्रोग्राम, इसका उसका। प्लानिंग बहुत जरूरी है। नेशनल प्रोग्राम्स, राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाते वैसे हम अपना पुरुषार्थ का कार्यक्रम बनाएंगे, क्योंकि जब नोआ ने अपनी जहाज बनाई थी, बाइबल में कहा ना इतना 40 दिन तक बारिश होगी, तुम एक जहाज बना लो। लोगों ने हंसी उड़ाई, ऐसा कभी इतनी बारिश कभी होती है क्या? पर उसने अकेले ने भगवान की आवाज सुनी, और उस नोआ को, इस्लाम ने तो उसको प्रोफेट कहा है, क्रिश्चियनिटी प्रोफेट नहीं कहता है, पैगंबर नहीं कहता है, पर इस्लाम ने उसे प्रोफेट कहा है। तो उसने अकेले ने एक बहुत बड़ी नाव बनाई और इस सृष्टि की हर जाति के 2-2 चीजें वहां रखी, हर प्राणी के, हाथी एक हाथी नहीं, एक ऐसा एक पौधा। और फिर बराबर उतने समय के बाद ऐसी बारिश हुई 40 दिन तक जो चली, और सारी सृष्टि जलमग्न हो गई और डूब गई, क्योंकि विकार बहुत बढ़ गया था। और वो अपनी जहाज लेकर एक को लेकर दूसरी जगह पहुंचा और नई सृष्टि चालू हुई, ऐसा वर्णन है। तो इट वॉज नॉट रेनिंग, तब बारिश नहीं हो रही थी जब उसने जहाज बनाई, व्हेन नोआ बिल्ट द आर्क। उसी तरह भारत में शत्रुपा और मनु को कहता है ना, वो कहता है कि बारिश आएगी, मैं मत्स्य रूप धारण करके आऊंगा। तो मत्स्य रूप धारण करके आकर नाव बनाता है, सारी एक चीजों को रखता है, और वो 24 अवतारों में से एक अवतार है मत्स्य अवतार भगवान का, ऐसा बताया है। ठीक है, तो प्लान करना है चीजों के विषय में। ओम शांति।